हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। मैं डॉक्टर सुशील आपका फिजिक्स में हेल्प चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आजकल हम कर रहे हैं क्लास 11 की केमिस्ट्री और उसका कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5, जो कि हमारा पदार्थ की अवस्थाएं या द्रव्य की अवस्थाएं। पिछली क्लासेस में हमने आपको गैस नियमों के बारे में बताया था। वहां हमने दो नियमों की चर्चा कर चुके हैं, एक है बॉयल का नियम, दूसरा था चार्ल्स का नियम। आज हम टॉपिक को वहीं से आगे कंटिन्यू कर रहे हैं और हमारा जो थर्ड नियम है वो है गैलुसैक नियम, जिसको कि हम दाब ताप संबंध भी कहते हैं। आपको ध्यान हो, हमने पहले आपको समझाया था कि गैस नियम में मुख्य रूप से हम चार चरों पर चर्चा करते हैं: ताप, दाब, आयतन तथा मोलों की संख्या, यानी कि पदार्थ या गैस के कितनी मात्रा है। इन चार चरों पर हम चर्चा करते हैं और हर नियम में हम दो चरों को कांस्टेंट लेते हैं और दो चरों के बीच संबंध को व्यक्त करते हैं, जो भी उनके साइंटिस्टों ने उनके बीच में संबंध को बताया। तो गैलुसैक का जो नियम होता है, जिसको हम दाब ताप नियम कहते हैं, इस नियम में हम जिन दो चीजों को कांस्टेंट रखते हैं वह हमारे होती है एक आयतन, यानी कि गैस का आयतन नियत रहता है, और दूसरा होता है उसकी गैस की मात्रा, जिसको हम कहते हैं निश्चित मात्रा, या उसकी मोलों की संख्या फिक्स होती है, वो पूरे प्रयोग के दौरान बदलती नहीं है। तो इस नियम को, जो कि हमारा गैलुसैक नियम है, इसे दाब ताप नियम भी कहते हैं। और इसकी स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट इसका यह है कि स्थिर आयतन पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का जो दाब होता है वो उसके ताप के अनुक्रमानुपाती होता है। सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड हमारा नियम है। क्या कहा हमने? स्थिर आयतन पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का दाब उसके ताप के अनुक्रमानुपाती होता है। तो यह हमारा क्या हो गया? गैलुसैक नियम हो गया, जिसे हम दाब ताप नियम कहते हैं। स्पष्ट है कि यदि आयतन स्थिर हो, गैस की मात्रा निश्चित हो, यानी कि उसमें मोलों की संख्या फिक्स हो, तो गैस का जो दाब होगा उसके ताप के अनुक्रमानुपाती होगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यदि मैथमेटिकली कहा जाए तो P अनुक्रमानुपाती होगा किसके? T के। अब हम जानते हैं अनुक्रमानुपाती का निशान यदि हटता है तो क्या आ जाएगा? कांस्टेंट आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं P = K × T। एनसीईआरटी में इसको K3 से रिप्रेजेंट किया गया है, लेकिन कांस्टेंट को आप कैसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो P बराबर KT के बराबर आ गया, तो यहां से लिख सकते हैं P/T बराबर क्या आ जाएगा? कांस्टेंट K के। और यही हमारा क्या है? गैलुसैक का नियम है। तो ये कैसे पता चला? इसको पता करने का हम कहते हैं, जिस प्रकार से हमने आपको बताया था कि चार्ल्स ने अपना नियम काफी लंबे समय तक गैसों का अध्ययन करने में बिताया, और उसकी जो मेन क्यूरियोसिटी उस समय की थी वह थी कि जो बैलून थे, बैलूनों में हॉट एयर भर करके उनको जो ऊपर उड़ाया जाता था, उस संबंध में चार्ल्स ने भी अपने प्रयोगों को, कह सकते हैं कई बार अपने प्रयोग दोहराए गैसों को समझने के लिए, और उन्हीं चीजों के संबंध में गैलुसैक ने भी लंबे समय तक अध्ययन किया। अर्थात गैस बैलूनों में गर्म हवा भर करके उनका जो ऊपर उठने का जो तरीका था, उस चीज को समझने के लिए भी गैलुसैक ने क्या करा था? अपने प्रयोगों को, कह सकते हैं, पूरा किया था। तो यहीं से उसको पता चला कि जैसे जैसे ताप बढ़ाते हैं, यदि आयतन स्थिर है तो गैस का दाब भी उसी अनुपात में बढ़ता है। सामान्य जीवन में भी आप देखिए, जब आपने देखा होगा कि कभी टायर फटने की यदि घटनाएं कभी आप पेपरों में पढ़ो, तो आप हमेशा देखेंगे कि जो टायर होते हैं वो गर्मियों के समय में ज्यादा फटते हैं, सर्दियों के समय में नहीं फटते। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि टायर का आयतन तो नियत है, उसके अंदर हम कह सकते हैं जो भी आपने गैस डाली है वो तो फिक्स हो गई, और टायर का आयतन भी क्या है? नियत है। लेकिन क्या बदल रहा है गर्मियों के समय में? जब बाहर का तापमान बढ़ता है, या आप कह सकते हैं गाड़ी तेज रफ्तार से किसी बड़े हाईवे पर चलती है, तो घर्षण के कारण जब टायर का ताप बढ़ता है तो उसके अंदर की जो गैस होती है उसका दाब भी बढ़ जाएगा, यानी कि उसका प्रेशर भी बढ़ जाएगा। ताप बढ़ेगा तो दाब भी बढ़ेगा। अब अगर टायर उस दाब को सहन नहीं कर पा रहा है तो अल्टीमेटली क्या होगा? टायर फट ही जाएगा। इसलिए गर्मियों के समय में कोशिश की जाती है कि टायरों में जो गैस हवा भरी जाती है उसको थोड़ा सा कम रखा जाता है उसके नॉर्मल लेवल से,
जबकि सर्दियों में आप थोड़ी सी एक्स्ट्रा भी भर देंगे तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब सर्दियां होती हैं तो हम इसी उसमें आप देख सकते हैं नियम से कि जब ताप घटेगा, सर्दियों में ताप घटेगा बाहर का, जिसके कारण टायर का तापमान भी घटेगा, और ताप घटेगा तो क्या होगा, दबाव भी स्वतः ही कम हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस चीज को समझ सकते हैं। अब इसी नियम को हम यह समझें कि यदि P और T के बीच में वक्र खींचा जाए तो कैसा आएगा। हम यहां पर वक्र बना सकते हैं। हमने ये वक्र ड्रॉ किया, ये हमारा क्या आ गया, इसको यदि हम एक स्टैंडर्ड इक्वेशन से रखें, जैसे यह है P बराबर है KT, तो आपको ध्यान हो हमने पिछले करा था y बराबर mx से रिप्रेजेंट किया था। तो इसमें देखिए P क्या है, P y के समानार्थी है, K जो कि रेखा का ढाल होगा क्योंकि ये रेखा का समीकरण है, ये K के समानार्थी है, और T ये किस अक्ष पर होगा, x अक्ष पर होगा। तो हमने x अक्ष पर क्या ले लिया, ये ले लिया T, और ध्यान रखिएगा ये केल्विन में लिया है हमने। इधर क्या है P यानी कि दाब, दाब को आप किस में ले सकते हैं, बार में ले सकते हैं। ये इसका हमने बताया था मात्रक होता है, बार हो गया, पास्कल हो गया, ये सब क्या होते हैं, दाब के मात्रक होते हैं। और दाब को कहां लिया, y अक्ष पर ले लिया, तो ये हमारी y अक्ष थी। अब जब इन दोनों के बीच में स्थिर आयतन पर और निश्चित मात्रा गैस की लेते हैं, तब देखते हैं जैसे जैसे ताप बढ़ाते हैं वैसे वैसे दाब में जब परिवर्तन को देखा गया तो देखते हैं वो एक इस प्रकार से एक स्ट्रेट लाइन ऐसी आती है, और इस रेखा का जो ये ढाल होता है, जिसको कि यहां पर हम किससे प्रेजेंट कर रहे हैं, K से, जो M है वो किसके बराबर है, K, और ये किसके बराबर होता है, M tan थीटा के बराबर होता है, जहां थीटा क्या होता है, इस रेखा का ढाल होता है, x अक्ष से कितना झुकाव है। तो ये सब बातें हम अपनी पिछली क्लासेस में भी कर चुके हैं प्यारे बच्चों, तो ये चीजें अब मेरे ख्याल से आपके लिए आसान होगी। अब यहां पर फिर से वही एक प्रश्न आता है कि यदि मैं एक से अधिक यहां पर ग्राफ हो, मान लेते हैं ये जो हमने खींचा है इसका ये नियत आयतन जो था वो था V1, एक दूसरा ग्राफ बनाया ये, इसमें नियत आयतन क्या था, V2, एक तीसरा ग्राफ बनाया ये, इसमें नियत आयतन क्या था, V3। नियत आयतन समझ रहे होंगे कि गैस को पहले आप कह सकते हैं एक बर्तन में रखा और उस बर्तन का आयतन क्या था, V1 था, क्योंकि गैस का जो आयतन होता है वो उस पात्र के या वेसल्स के आयतन के बराबर होता है। तो उसके बाद मैंने उसका ताप बढ़ाया और उसके दाब को चेक किया और उनके बीच में ग्राफ खींचा तो ये आ गया। दूसरी बात, उसी गैस को हमने लिया, उतनी ही मात्रा को एक दूसरे बर्तन में डाल दिया, उस बर्तन का आयतन कितना था, V2। अब ताप बढ़ाया और दाब का अध्ययन किया तो उनके बीच में ग्राफ आया, ऐसे ही तीसरे बर्तन के लिए निकाला। अब आपसे पूछे कि V1, V2, V3 में से कौन बड़ा है, तो कैसे ज्ञात करेंगे, फिर वही पुराना वाला तरीका। हम क्या करते हैं, हमारे पास जो इक्वेशन है P बराबर K इंटू T, हम जानते हैं, यहां पे लिखते हैं, चूंकि P बराबर होता है K इंटू T। आदर्श गैस समीकरण लिखते हैं आदर्श गैस समीकरण से, और आदर्श गैस समीकरण क्या होती है, PV इज इक्वल टू nRT। हम बाएं पक्ष में P रखेंगे केवल, तो P बराबर V नीचे चले गया, nR अपॉन V इंटू ये क्या गया T। ये मान लेते हैं समीकरण 1 है, ये वाली समीकरण 2 है। समीकरण 1 क्या है, गैलुसाक के नियम को प्रदर्शित करती है, जबकि समीकरण 2 एक आदर्श गैस समीकरण को रिप्रेजेंट करती है। अब इन दोनों की तुलना कीजिए तो हम कहते हैं समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, तो तुलना कीजिए, इसमें बाएं पक्ष P, इसमें बाएं पक्ष P, बिल्कुल सही है, इसके इधर की ओर T है, इसके इधर की ओर T है, बस अंतर क्या है, यहां K है, यहां K की जगह nR अपॉन V है, तो हम लिख सकते हैं, अतः ये हमारा है K, यह है K इज इक्वल टू nR अपॉन V। अब n क्या है, मोलों की संख्या, यानी कि गैस की निश्चित मात्रा, वो तो फिक्स है। R क्या है, गैस नियतांक, वो भी फिक्स है, वो भी नियत है। तो यहां से हमें पता चला कि K जो है वह व्युत्क्रमानुपाती का संबंध है किसके साथ, आयतन के साथ। यहां से हमें एक बात यह पता चली कि यदि किसी गैस का आयतन बढ़ा दिया जाए, यानी कि V को क्या कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए, तो उसका जो K होगा यानी कि ढाल जो होगी वो घट जाएगी, ढाल घटेगी। आयतन बढ़ेगा तो ढाल घट रही है। तो अब इन तीनों में कंपेयर करके आपको बताना है
ढाल किसकी सबसे ज्यादा है? V1 वाले ग्राफ की ढाल सबसे ज्यादा है। जिसकी ढाल सबसे ज्यादा उसका आयतन सबसे कम। यहां पर ये विपरीत संबंध यही बता रहा है। तो ढाल क्यों है ज्यादा? क्योंकि ये वाला जो कोण है, ये वाला कोण, इसको मैं मान लू यदि ये θ1 है, ये वाला कोण इसको मैं मान लू ये θ2 है, और ये वाला कोण इसको मैं मान लू ये θ3 है। तो हम देख रहे हैं चूंकि θ1 बड़ा है θ2 से, बड़ा है θ3 से, इसका अर्थ यह हुआ कि K1 बड़ा है K2 से और K2 बड़ा है K3 से। अब K में और V में व्युत्क्रमानुपाती का संबंध है। जहां K का मान छोटा होगा वहां V का मान बड़ा होगा, या उल्टा कह सकते हो आप, K का मान बड़ा होगा तो V का मान छोटा होगा, ऐसे भी लिख सकते हैं ना इसको। K का मान बढ़ेगा तो V का मान घटेगा। तो इस संबंध से देखें तो K का मान यदि ज्यादा है तो V का मान कम होगा, यानी कि V1 छोटा होगा V2 से और V2 छोटा होगा V3 से। तो इस प्रकार से इस ग्राफ को देख करके हम यह बता सकते हैं कि इन ग्राफों में ये जो तीन हमारे को ग्राफ दे रखे हैं, इनमें किसका आयतन कम होगा और किसका आयतन अधिक होगा। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। आप इसे फटाक से नोट कीजिए, फिर हम क्या करते हैं, आगे अगला टॉपिक करते हैं। तो प्यारे बच्चों, अभी हमने गैलुसैक के नियम को समझा। अब हमारा अगला गैस नियम है जिसको हम कहते हैं अवागाद्रो नियम। यह हमारा चौथा नियम है गैस नियम का। और जैसे हमने पहले आपको बताया था कि गैस नियम में मुख्य रूप से 4 चरों को लिया जाता है, और प्रत्येक नियम में, कोई भी गैस नियम हो उसमें 2 चरों को कांस्टेंट रखा जाता है और 2 चरों को क्या कराया जाता है, वेरिएबल बनाया जाता है, उनके बीच संबंध को ज्ञात किया जाता है। ठीक वही कंडीशन इसके साथ भी है। इसमें ताप तथा दाब को नियत रखा जाता है, जबकि आयतन तथा गैस की मात्रा के संबंध में इन दोनों के बीच में रिलेशन ज्ञात किया जाता है। और यह नियम प्रस्तुत किया गया था अवागाद्रो के द्वारा। तो क्या कहता है यह नियम? इस नियम के अनुसार यदि किसी गैस का ताप या दाब नियत हो, बल्कि एक गैस क्या, एक से अधिक गैसें लेते हैं क्योंकि हम उनमें कंपेयर करना चाहते हैं। तो यदि हम कोई 2 या 2 से अधिक गैसें लें अलग अलग कंटेनर में, और उन दोनों गैसों के ताप तथा दाब दोनों के समान हो, और दोनों का यदि आयतन भी हम समान ले लें, पहली गैस का आयतन दूसरी गैस के आयतन के बराबर हो, तो चेक करोगे तो पहले गैस में जो मोलों की संख्या होगी, ठीक उसी आयतन में दूसरी गैस में मोलों की संख्या भी क्या होगी, उतनी ही होगी, न कम होगी न ज्यादा होगी। और इसी नियम को हम कहते हैं अवागाद्रो नियम। तो स्टेटमेंट क्या कहता है कि यदि एक या एक से अधिक गैसें, 2 या 2 से अधिक गैसों के ताप तथा दाब समान हो, तो उनके समान आयतन में जो मोलों की संख्या होती है वो समान होती है। तो इसी को हम क्या करते हैं, नियम को लिख लेते हैं पहले। तो हमने कहा सबसे पहले इसमें क्या क्या कांस्टेंट रहेंगे, जो नियत रहेगा, नियत कांस्टेंट रहेगा, स्थिर रहेगा, वो होगा ताप तथा दाब। ये आपने ध्यान रखना है। अब स्टेटमेंट क्या है कि यदि 2 या 2 से अधिक गैसों, और 2 या 2 से अधिक गैसें अलग अलग होंगी, 2 या 2 से अधिक गैसों ब्रैकेट में लिख लाता हूं, अलग अलग पात्रों पर, अलग अलग पात्रों पर अलग अलग बर्तनों में हैं। तो यदि 2 या 2 से अधिक गैसें जो कि अलग अलग पात्रों पर हैं, जिनका ताप तथा दाब समान हो, 2 या 2 से अधिक गैसें जो अलग अलग पात्रों में हैं, उनका ताप तथा दाब यदि समान है, तो उनके समान आयतन में गैसों के अणुओं की संख्या समान होगी। ये हमने इसमें स्टेटमेंट लिख दिया कि यदि 2 या 2 से अधिक गैसें जो कि अलग अलग पात्र में रखी हुई हो, अब यदि उनके ताप तथा दाब समान है, लेकिन उनके यदि आयतन समान है, ताप और दाब तो समान ही है, साथ में उनके आयतन भी समान है, तो उनमें उपस्थित गैस के अणुओं की संख्या भी समान होगी। तो यहां से हम एक निष्कर्ष ये निकालते हैं कि जो
V होगा वो अनुक्रमानुपाती होगा N, जहां N क्या होती है, मोलों की संख्या। तो अनुक्रमानुपाती का निशान हटाएं तो एक कांस्टेंट आ जाएगा K और साथ में आ गया N, और यही हमारा क्या है, अवागाद्रो का नियम है। अब इसको अप्लाई कहां करना है, हम मान लेते हैं एक गैस ले लेते हैं, और वह गैस जैसे साइंटिस्टों ने, हम कह सकते हैं एक्सपेरिमेंट के दौरान ज्ञात किया। उन्होंने कहा यदि एक आदर्श गैस लें, कैसी गैस ली जाए, आदर्श गैस, उस आदर्श गैस का ताप तथा दाब कांस्टेंट रखा, और ताप कितना रखा, टेम्परेचर हम कह सकते हैं, यदि हम एसटीपी ले लें, एक वर्ड आता है एसटीपी, फुल फॉर्म होती है इसकी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। यदि हम एसटीपी पर एक आदर्श गैस ले लें, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर एक आदर्श गैस लें, तो हम देखते हैं उस गैस के एक मोल जो अणु होंगे उनका जो आयतन होता है वह हमारा निकल के आता है 22.7 लीटर के बराबर होता है। तो क्या क्या कहा मैंने, एसटीपी पर, इसका अर्थ है यदि ताप को लिया जाता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 273.15 केल्विन, ताप इतना लेना है। दाब कितना लेना है, दाब आप लिख सकते हैं जैसे हम कहते हैं 1 बार या 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, या आप कह सकते हैं 10⁵ पास्कल, पीए लिखते हैं जिसे। इतना यदि ले लिया जाए, पी को कैपिटल बना लेते हैं, 10⁵ पास्कल, ये दाब हो गया। तब यदि 1 मोल अणु लें, यानी कि N की मात्रा, N बराबर क्या आ जाए, 1 मोल, तो आदर्श गैस का जो आयतन होगा, यानी कि आयतन भी, वो हमारा होगा 22.7 लीटर के बराबर होगा। ये क्या करा गया है, कैलकुलेट करके ज्ञात किया गया है। अब यहां पर एक बात और ध्यान देने की है कि एसटीपी पर बाद में कुछ साइंटिस्टों ने एक, कह सकते हैं अपने प्रयोगों को करने के दौरान एक नया वर्ड निकाला जिसको हम कहते थे SATP, यानी कि स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी कि मानक पारिस्थितिक ताप तथा दाब। तो इसमें क्या होता था, इसमें उन्होंने क्या करा कि टेम्परेचर को 0 डिग्री सेंटीग्रेड न लेकर के एक रूम टेम्परेचर ले लिया, और आप जानते हो रूम का सामान्यतः टेम्परेचर लगभग 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो SATP पर उन्होंने क्या करा, जो जैसे हमने यहां लिया था ताप कितना लिया, 25 डिग्री सेंटीग्रेड, या 273.15 में 25 जोड़ेंगे तो 298.15 केल्विन ले लिया। दाब पहले की तरह ले लिया, 1 बार या 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और हम कह सकते हैं मोलों की संख्या N, यह भी कितनी ले ली, 1 मोल। तो देखा आदर्श गैस का ही जो आयतन था V, अब की बार वो निकल के आया 24.7 लीटर। तो यदि आप ताप बढ़ा देते हो, देखिए यहां पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से ताप बढ़ा दिया 25 डिग्री सेंटीग्रेड, दाब उतना ही है, मोलों की संख्या उतनी है, लेकिन अब आयतन बढ़ गया। तो सीधा ये इसी स्टेटमेंट को बताता है कि यदि ताप तथा दाब समान है, तब हम कह सकते हैं जो आयतन होगा वो मोलों की संख्या के अनुक्रमानुपाती होगा। इससे पीछे हमने देखा था कि जैसे जैसे ताप बढ़ाते थे वैसे वैसे आयतन क्या हो जाता था, बढ़ जाता था। पीछे वाले जो हमने गैस के नियम पढ़े थे उसके अनुसार की बात कर रहे हैं। तो यहां पर आपने ये 2 चीजें जरूर ध्यान रखनी है कि एसटीपी का क्या अर्थ है और उसका ताप दाब का क्या मतलब है। ताप 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 273.15 केल्विन होगा, और दाब तो 1 बार होगा। ये दाब तो इसमें और इसमें सेम है, लेकिन ताप का अंतर है दोनों में। इसलिए आदर्श गैस के 1 मोल का जो आयतन है वह भी दोनों में अंतर है। इसमें 22.7 लीटर आता है, इसमें 24.7 लीटर आता है। इसका उपयोग किया जाता है वैज्ञानिकों द्वारा अपने प्रयोगों के कुछ रिजल्ट को निकालने के लिए, वो ये इन मानकों का यूज करते हैं, और जबकि सामान्यतः क्या करा जाता है, ये माना जाता है। इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। अब यहां पर एक चीज और समझते हैं। हमने यहां पर देखा कि V बराबर है K इंटू N, जहां N क्या है, मोलों की संख्या। तो हमने कहा चूंकि V बराबर K इंटू N, N बराबर क्या है,
मोलों की संख्या। और आपने फर्स्ट चैप्टर में देखा होगा कि हमने मोलों की संख्या कैसे ज्ञात करते थे। एन मोलों की संख्या बराबर होता है पदार्थ का द्रव्यमान या गैस का द्रव्यमान बटे गैस का मोलर द्रव्यमान। जो भी हम जिस चीज की गैस है उसका मोलर द्रव्यमान। तो अब क्या लिख सकते हैं, एन बराबर ये होता है एम अपॉन कैपिटल एम के बराबर होता है, स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम। तो इस तरीके से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, मोलों की संख्या को ज्ञात कर सकते हैं। आपको ध्यान हो, हमने स्टार्टिंग में जब फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया था आपको, वहां आपको मोल वर्ड को एक्सप्लेन करा था। हमने कहा था जैसे कार्बन 12 होता है, तो कार्बन 12 के 12 ग्राम में जो मोलों की संख्या होती है वो होती है 1। अब यदि आप उसके 24 ग्राम ले लेंगे, कार्बन 12 जो हमारा तत्व है उसकी मात्रा यदि 24 ग्राम ले लेंगे तो उसमें मोलों की संख्या कितनी हो जाएगी, मोलों की संख्या हो जाएगी 2 मोल। अब बात आती है अगर 1 मोल का क्या अर्थ है, मोल मतलब संख्या को प्रदर्शित करता है। तो ध्यान रखिएगा 1 मोल 6.02 गुणा 10 की घात 23। 1 मोल का अर्थ इतनी संख्या है। यदि परमाणु ले रहे हैं तो इतनी संख्या होगी, यदि कोई गैस ले रहे हैं तो उसमें अणुओं की संख्या इतनी होगी। 1 मोल का अर्थ इतनी संख्या होता है। तो मुझे लग रहा है यह बात भी आपको समझ में आ गई होगी। अब हम यहां पर एक चीज और देखते हैं। हम कहते हैं एन बराबर है स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम। यदि यह मान हम यहां पर रख दें तो क्या होगा, हम जानते हैं v, जैसे ये हमने अभी फार्मूला यहां पर भी लिखा हुआ है, या ये वाला फार्मूला यहां पर है, यहां पर n का मान यहां से रख देते हैं तो क्या आ जाएगा, v इज इक्वल टू v बराबर क्या आ जाएगा, k की जगह तो k लिख लिया, n की जगह क्या लिखना है, स्मॉल m अपॉन कैपिटल M, ये लिख लिया। अब हम क्या कर रहे हैं, इस m को इधर ले जाइए, v को नीचे ले जाइए, तो क्या हो जाएगा, यही वाला फार्मूला, ये हो जाएगा m बराबर k इंटू, नेक्स्ट लाइन में लिख रहे हैं अगले लाइन में लिख रहे हैं m को इधर कहा हमने, ये हो गया m, v को नीचे ले गए तो यहां पर क्या था k और स्मॉल m अपॉन क्या गया v। अब ये क्या चीज है, स्मॉल m अपॉन v, m क्या है, हमने कहा था गैस का द्रव्यमान यानी कि द्रव्यमान, और v क्या है, आयतन। और द्रव्यमान बटे आयतन किसके बराबर होता है, घनत्व के बराबर, और घनत्व को किससे प्रेजेंट करते हैं, d से। तो यानी कि इस फार्मूले को हम लिख सकते हैं m बराबर k इंटू डी, जहां d क्या है, गैस का घनत्व। तो ये मोलर द्रव्यमान और गैस के घनत्व में हम कह सकते हैं एक संबंध आ गया। और संबंध क्या है कि m अनुक्रमानुपाती है d के। यहां पर आप देख रहे हो m जो है, यहीं पे लिख लेते हैं, m अनुक्रमानुपाती है d के। यानी कि यदि कोई हमने गैस ली है और उस गैस के अणुओं के मोलर द्रव्यमान जैसे जैसे ज्यादा होता जाएगा तो क्या होगा, जो घनत्व होगा वो भी बढ़ता चले जाएगा। इसका अर्थ यह हुआ कि घनत्व का अर्थ है कि उसका द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती है और उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती है। सीधा सीधा सा अर्थ है कि मोलर द्रव्यमान बढ़ेगा तो उस गैस का घनत्व भी बढ़ता चला जाएगा। यह हम क्या करते हैं, इससे निष्कर्ष निकालते हैं। तो प्यारे बच्चों, मुझे लगता है आपको अवोगाद्रो का जो नियम है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। मूल बात समझने की यह है कि यह आयतन तथा मात्रा संबंध को प्रदर्शित करता है, पहली बात। दूसरी बात, इसमें हम सीधे देखते हैं जो गैस का आयतन होता है वो अनुक्रमानुपाती होता है मोलों की संख्या के। और यहां पर हमने दो चीजें सीखी, एक एसटीपी क्या होता है और एक एसएटीपी क्या होता है। एसटीपी तो सीधे स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर होता है, जिसमें ताप 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 273.15 केल्विन लिया जाता है, जबकि दाब एक बार लिया जाता है। जबकि एसएटीपी में क्या होता है, ताप 25 डिग्री सेंटीग्रेड जो कि एक रूम टेम्परेचर होता है वो लिया जाता है, और दाब तो पहले की तरह 1 बार लिया जाता है। अब दोनों स्थितियों में यदि आदर्श गैस के 1 मोल का आयतन निकालें तो यहां पर वो आता है 22.7 लीटर, जबकि यहां आता है 24.7 लीटर। फिर उसके बाद हमने यह बताया कि जो मोलों की संख्या होती है उसे गैस के द्रव्यमान के रूप में कैसे व्यक्त करते हैं। तो मोलों की संख्या n बराबर हो गया गैस का द्रव्यमान या पदार्थ का द्रव्यमान बटे क्या आता है, मोलर द्रव्यमान कैपिटल M। और हम जानते हैं इसको हम यदि इस वाले फार्मूले में रखें तो ऐसे लिख सकते हैं। फिर v को, m को इधर, v को नीचे ले गए तो स्मॉल m अपॉन v, ये क्या होता है, घनत्व के बराबर होता है। इस प्रकार से हम फार्मूले को ड्राइव कर सकते हैं।
तो मुझे लग रहा है ये चीज समझ में आपको आसानी से आ गई होगी, कोई जटिलता वाली इसमें चीजें नहीं है, सीधे सीक्वेंस में आपको चलना है, बेसिक फॉर्मूले हैं, आप इसे नोट कीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, अभी तक हमने गैस नियमों को समझा, कुल मिलाकर के हमने 4 गैस नियमों को जाना। पहला हमारा बॉयल का नियम, दूसरा हमारा चार्ल्स का नियम, तीसरा हमारा गै-लुसाक का नियम और चौथा हमारा था अवागाद्रो का नियम। अब इन 3 नियमों, जो हमारे 4 नियम थे, इन 4 नियमों में से 3 नियमों को मिलाकर के आदर्श गैस समीकरण की हम कह सकते हैं उसको डेरिवेशन किया गया या उसको समझा गया। अब आप कह रहे होंगे कि सर 3 नियम क्यों लिए, क्योंकि गैस के नियम तो 4 थे। तो आप ध्यान रखिए, जो गै-लुसाक का नियम था उस नियम को हम बॉयल तथा चार्ल्स के नियम को मिलाकर भी प्राप्त कर सकते थे, इसलिए हम कहते हैं कि वो एक अलग नियम नहीं था, वह नियम बॉयल तथा चार्ल्स के नियम में ही सम्मिलित था। इसलिए जब आदर्श गैस समीकरण की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि वह गैस जो बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम तथा अवागाद्रो के नियम का पालन करती है, ऐसी गैस को हम आदर्श गैस कहते हैं। तो पहले परिभाषा लिखते हैं, फिर इसका डेरिवेशन करते हैं। तो हमने कहा यदि कोई गैस बॉयल, चार्ल्स तथा अवागाद्रो के नियम का पालन करे तो ऐसी गैस को आदर्श गैस कहते हैं, यानी कि आइडियल गैस, आदर्श गैस कहते हैं। तो हमने कौन कौन से 3 नियम बोले? पहला बॉयल का नियम, दूसरा चार्ल्स और तीसरा अवागाद्रो का नियम। आपको ध्यान हो, सबसे पहले बॉयल का नियम क्या था? बॉयल का नियम कहता था स्थिर ताप पर, तो जब ताप स्थिर कर दिया तो जो आयतन था वो व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता था, किसके? दाब के। भी अनुक्रमानुपाती होता था 1/p, ये हमारा होता बॉयल का नियम। और आपको ध्यान हो, स्थिर क्या क्या चीजें रखते थे, यहां लिख लेते हैं। स्थिर या कांस्टेंट क्या होता था? स्थिर, यहां पर हम जानते हैं, यानी कि एक ताप स्थिर होता था, उसके बाद मोलों की संख्या n, 2 चीजें स्थिर रहती थी। दूसरा नियम हम कहें तो होता था चार्ल्स का नियम, और चार्ल्स का नियम क्या कहता था? स्थिर ताप पर। तो यदि दाब स्थिर है, यानी कि P भी स्थिर है और गैस की निश्चित मात्रा ली जाती थी, तो गैस का जो आयतन था वो उसके ताप के अनुक्रमानुपाती होता था, तो V अनुक्रमानुपाती है T के। तीसरा जो हमारा अवागाद्रो का नियम आया, अवागाद्रो का नियम, अवागाद्रो के नियम में क्या होता था? दाब तथा ताप दोनों को कांस्टेंट लिया जाता था, और यह बताता था जो वॉल्यूम है, यानी कि आयतन है किसी गैस का, वह अनुक्रमानुपाती होता है उसके मोलों की संख्या के, यानी कि गैस की मात्रा के, यानी कि n के। अब इन 3 नियमों को यदि मिला दिया जाए तो इनसे क्या कंक्लूजन निकलेगा? तीनों नियमों को मिलाएं तो V अनुक्रमानुपाती होगा Tn/P, T इंटू n/P के, इसके बराबर आ गया। क्योंकि आप देखिए बाएं पक्ष सबका हमने क्या लिया है? V लिया है, तो दाएं पक्ष में क्या है? 1/P, तो P हर में आ गया। T और n अंश में है तो T और n अंश में ले लिया। अनुक्रमानुपाती का निशान हटाया तो क्या आ जाएगा? एक कांस्टेंट ले लिया R, और साथ में आ गया n इंटू टी अपॉन क्या आ गया? P। या इसको सीक्वेंस में लिखें तो P बराबर हमारा होता है, या पहले आप एक चीज समझिए, जहां R क्या है? जहां R अनुक्रमानुपाती नियतांक होता है, अनुक्रमानुपाती नियतांक होता है, और इस अनुक्रमानुपाती नियतांक को ही हम नाम देते हैं गैस नियतांक के। R क्या है? एक गैस नियतांक, ये ध्यान जरूर रखना है आपने। तो अब इसको थोड़ा सीक्वेंस में लिखें तो V इजिकल टू ये होगा nRT/P के। तो ये एक क्या है? आदर्श गैस समीकरण है। इसको एक नए रूप में लिखते हैं PV, P की इधर गुणा कर दें, ये होता है nRT। और सामान्यतः मैक्सिमम जगहों पर आप देखेंगे आदर्श गैस समीकरण के रूप में इस समीकरण का उपयोग किया जाता है। हमने खुद से
बॉयल के नियम्स में जब आपको समझाया, चार्ल्स का नियम समझाया, वहां पर उनकी तुलना करी इस, और गैलुसाक के नियम में भी उसकी तुलना करी इस आदर्श गैस समीकरण से। होना तो क्या चाहिए था कि हमें पहले बॉयल का नियम समझाते, फिर चार्ल्स का समझाते, फिर गैलुसाक का, अवोगाद्रो का। अब इस नियम को समझाने के बाद कंपेयर करके तब उन ग्राफों को एक्सप्लेन करते, लेकिन वो फिर से पीछे जाना फिर आगे आना, उसमें परेशानी थी, तो हमने हाथों हाथ आपको कंपेयर करके वहां पर बता दिया था। तो यह समीकरण हमारी क्या है? आदर्श गैस समीकरण कहलाती है। इस समीकरण को हम कहते हैं यह हमारी है आदर्श गैस समीकरण। अब बात आती है प्यारे बच्चों कि ये जो हमने कहा गैस नियतांक, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो यदि आप गैस नियतांक का मान निकालें इस वाली समीकरण से, यहीं से निकाल लें, तो यहां से निकलेगा R इजिकल टू, आर यहां है पी वी, और एन आर का एन टी कहां चल जाएगा इसके नीचे, पी वी अपॉन एन इंटू टी के बराबर आ जाएगा। अब हमें आर का मान निकालना है, तो हम सबसे पहले ले रहे हैं एक आदर्श गैस। आदर्श गैस कौन सी है? जो बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम और अवोगाद्रो के नियम का पालन करे, वो आदर्श गैस है। तो आदर्श गैस के हमने ले लिया, मान लेते हैं दाब जो मैंने लिया बराबर, जो दाब ले रहे हैं वो हमने दाब ले लिया 1 बार। दूसरा है वी यानी कि आयतन। आयतन आदर्श गैस के लिए ले रहे हैं आयतन 22.7 लीटर पर मोल। आप जानते हैं आदर्श गैस के 1 मोल का जो आयतन होता है वो 22.7 लीटर होता है, यदि आप किस पढ़ ले, एनटीपी पढ़ ले, सॉरी एसटीपी पढ़ ले। तो ये हमारा क्या आ गया, इतना आ गया। तीसरा हम ले रहे हैं एन यानी कि मोलों की संख्या, तो कितनी आ गई, 1 मोल, ये हमारी हो जाएगी 1 मोल। चौथा टेम्परेचर टी, और टी कितना हो जाएगा, हम केल्विन में लें तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड को यदि केल्विन में कन्वर्ट करते हैं तो यह आता है 273.15 केल्विन। ये सारे मान यदि इस समीकरण में रखें तो क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा आर बराबर पी का मान 1 बार, वी का मान 22.7 लीटर पर मोल। ये सीधे लीटर है, आयतन है तो लीटर है। ये बात अलग है कि 1 मोल का है तो इसका मात्रा क्या आएगा, लीटर ही आएगा, लीटर। नीचे देखिए एन, मोलों की संख्या कितनी है, 1 मोल, गुणा नीचे क्या आ गया टी, टेम्परेचर कितना है 273.15, इतने केल्विन है। तो जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो नियतांक, गैस नियतांक आर का जो मान निकल के आएगा वह निकल के आएगा 8.314, इतना आ गया। मात्रा कैसे निकालेंगे, यहां से ऊपर क्या है बार और लीटर, तो लिखेंगे बार लीटर, और नीचे क्या है मोल और केल्विन, अपॉन मोल केल्विन। ये क्या हो जाएगा, गैस नियतांक का मान होगा। एक बात आपने ध्यान रखनी है कि गैस नियतांक का मान या गैस नियतांक का जो मात्रक होता है वह इन चरों पर निर्भर करता है, पी वी एन टी पर निर्भर करता है कि इनके आपने क्या मात्रक लिए हैं। यदि इनके मात्रक बदलोगे तो आर का मात्रक भी बदल जाएगा। अब दूसरा समझते हैं, इसी को हम मात्रक बदल रहे हैं। अब की बार पी जो कि 1 बार था, 1 बार को पास्कल में बदलें तो 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। दूसरा वॉल्यूम, तो V इजिकल टू 22.7 लीटर था हमारे पास वॉल्यूम, इसे ऐसे लिख सकते हैं 22.7, और यदि इसे मीटर क्यूब में बदलें तो 22.7 गुणा 10⁻³ मीटर क्यूब के बराबर होगा। तीसरा N का मान 1 मोल ही ले लिया, और T का मान इतना ही ले लिया, 273.15 केल्विन ही ले लिया। अब यदि इन मात्रकों के साथ मैं R का मान निकालूं तो R बराबर हमारा निकल के आएगा कितना, 10⁵ पास्कल, ये हमारे पास आ गया गुणा 22.7 लीटर, अभी लीटर ही ले रहे हैं, अपॉन नीचे क्या आ गया ये 1 मोल, और यहां पर कितना आ गया मल्टीप्लाई, टेम्परेचर का मान कितना आ गया, नीचे T है। इस वाले फॉर्मूले में मान रखने प्यारे बच्चों, यहां पर ये वाले मान रखे थे और अब की बार हम ये वाले मान रख रहे हैं, तो क्या आ जाएगा 1 मोल गुणा T, टेम्परेचर का मान 273.15,
जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो इसका मान आएगा 8.314 और साथ में हमारा आ जाएगा पास्कल लीटर अपॉन नीचे आ जाएगा मोल केल्विन के बराबर होगा। ये केल्विन में था, इस प्रकार से आएगा। अब यदि आप इस वाले मान को कन्वर्ट कर दे पास्कल को एमकेएस पद्धति में, एमकेएस पद्धति कौन सी, जहां पास्कल दाब का मात्रक होता है, पास्कल को प्रदर्शित कर रहे हैं न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर में, क्योंकि दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल, बल का मात्रक न्यूटन और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। तो इसको लिख दूं मैं 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ऐसे लिख दिया जाए। लीटर को हम अब की बार ये वाला लेंगे, तब रखते हैं मान, तो R बराबर कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर गुणा 22.7 गुणा 10⁻³ ये लिखा है मैंने, 22.7 गुणा 10⁻³ क्या है, मीटर क्यूब, डिवाइडेड बाय नीचे क्या आएगा 1 मोल और साथ में क्या आ जाएगा मोल के साथ गुणा 273.15 केल्विन। अब जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपकी वैल्यू क्या निकल के आएगी, खुद ही देखिए। ये मीटर स्क्वायर से ये मीटर क्यूब की 1 घात कट जाएगी, तो R का मान निकल के आएगा, मैं थोड़ा सा यहां पर लिख रहा हूं इस चीज को, यहां R का मान निकल के आएगा, R बराबर कैलकुलेट करके तो वही आएगा 8.314 इतना ही आएगा, लेकिन मात्रक क्या आएगा, मीटर स्क्वायर से 1 मीटर कट जाएगा तो ये आएगा न्यूटन मीटर पर मोल केल्विन, ये आएगा प्यारे बच्चों। और इसको यदि जूल में कन्वर्ट करें तो जूल में इतना आएगा, क्योंकि 1 न्यूटन मीटर, ये न्यूटन और मीटर, 1 न्यूटन मीटर 1 जूल के बराबर होता है, तो इसी को हम लिख देते हैं बराबर 8.314 जूल और साथ में हमारा आ जाएगा पर मोल केल्विन के बराबर होगा। तो इस प्रकार से हम गैस नियतांक को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। और यहां मुख्य बात मैंने आपको बताई कि गैस नियतांक का जो मात्रक है वो इस बात पर निर्भर करेगा कि आपने जो वेरिएबल लिए हैं, चर लिए हैं, उनके यूनिट्स क्या लिए हैं, उनके मात्रक क्या लिए हैं। इसलिए यहां पर देखिए ये बार लीटर पर मोल केल्विन में आया है आंसर, यहां पर देखें पास्कल लीटर पर मोल केल्विन में आया है, यहां पर देखें तो ये न्यूटन मीटर पर मोल केल्विन में आया है, और यहां पर हम जूल पर मोल केल्विन में माना है। तो ये चीजें आपको जरा ध्यान रखनी पड़ेगी कि जैसा मात्रक आप लोगे वैसे ही R का मात्रक भी आप चूज करेंगे। तो मुझे लगता है ये चीज काफी आसान थी, आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। आप इसे नोट कीजिए, फिर इसके बेस्ड में एनसीईआरटी में आदर्श गैस समीकरण की बेस्ड में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, फिर हम उससे सॉल्व कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, अभी हमने आदर्श गैस समीकरण को समझा और हमने वहां देखा था जो आदर्श गैस समीकरण आई थी PV = nRT। यह जो आदर्श गैस समीकरण है यह 4 चरों पर निर्भर है। तो कोई भी गैस यदि 3 नियमों का पालन करती है, बॉयल का, चार्ल्स का और अवागाद्रो के नियम का पालन करती है, तो हम कहते हैं वो आदर्श गैस है। कोई भी गैस किसी भी स्थिति में पालन कर सकती है। तो हमने कहा यह क्या है, आदर्श गैस समीकरण, और इसको हम किसी गैस का अवस्था समीकरण भी कहते हैं, क्योंकि किसी गैस की जो अवस्था होती है वो 4 चरों पर निर्भर कर रही है, उसके दाब पर, उसके ताप पर, उसके आयतन पर और उसके मात्रा पर, यानी कि उसके मोलों की संख्या पर। तो इसे हम क्या कहते हैं, गैस का आदर्श गैस का अवस्था समीकरण कहते हैं, अवस्था समीकरण कहते हैं। तो कहीं पर यह लिखा हुआ आ जाए कि आदर्श गैस का अवस्था समीकरण लिखिए तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, यही जो समीकरण है इसी को हम अवस्था समीकरण कहते हैं। अब दूसरी बात, हमने कहा कोई एक गैस ली, कोई भी एक गैस है, कोई आदर्श गैस है, उसका किसी एक अवस्था पर, पहली अवस्था पर उसका जो दाब था वो P1 था, चाहे आप स्मॉल में लिखिए कैपिटल में लिखिए। दूसरा आयतन क्या था, V1 था, ताप क्या था, T1 था, और मोलों की संख्या मान लेते हैं N थी। दूसरी अवस्था में
सेकंड स्टेज में या दूसरी अवस्था में उसका दाब थोड़ा सा परिवर्तित होकर के P2 हो गया, आयतन V2 हो गया, ताप T2 हो गया, मोलों की संख्या n ही है। तो अब यदि इनको हम इसमें रिप्रेजेंट करें तो कैसे करेंगे? आप जानते हैं PV बराबर होता है nRT के। अब R बराबर हमारा किसके होता है? n गुणा R। ये दोनों चीजें कांस्टेंट है, देखिए, क्योंकि n इन दोनों में क्या है? n का मान कांस्टेंट है दोनों के लिए, दोनों अवस्थाओं के लिए n का मान कांस्टेंट है और R तो नियतांक होता ही है। तो t के इसके नीचे ले जाएं तो यह आ जाएगा PV/T बराबर nR, या किसके हैं? नियतांक के। तो अब पहली अवस्था और दूसरी अवस्था को देखिए। पहली अवस्था के लिए समीकरण क्या हो जाएगा? पहली अवस्था के लिए P का मान क्या है? P1, तो लिखेंगे P1 V1 बटे T1 बराबर क्या आ जाएगा? nR। और दूसरी अवस्था के लिए समीकरण क्या होगा? उसके लिए चर क्या है? P2 V2 T2 और n है। तो दूसरी अवस्था के लिए आ जाएगा P2 V2 T2 बराबर nR। इन दोनों अवस्थाओं में आप देखिए तो दाहिना तरफ दोनों के लिए क्या है? समान है, नियतांक है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, अतः P1 V1 बटे T1 बराबर होगा P2 V2 बटे T2 के। और इस समीकरण को हम कहते हैं संयुक्त गैस समीकरण। ध्यान रखिएगा, यह है संयुक्त गैस समीकरण। इसमें किसी गैस की दो अवस्थाओं को संयुक्त करके बताया गया है। तो इस तरीके से हम अवस्था समीकरण को भी समझ सकते हैं और संयुक्त गैस समीकरण को भी समझ सकते हैं कि दोनों क्या चीजें हैं। दोनों सब चीजें सेम ही हैं, बस थोड़ा सा मैनिपुलेशन की बात है कि एक ही चीज को हम कन्वर्ट करके अलग अलग रूप में प्रदर्शित कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है अब आपको आदर्श गैस समीकरण अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम इसके बेस्ड में एनसीईआरटी का एक एग्जाम्पल कर रहे हैं और हमारा है उदाहरण 5.3। अगला है उदाहरण 5.3। 5.2 तक हम करा चुके हैं। क्या कहता है? 25 डिग्री सेंटीग्रेड तथा 760 मिलीमीटर Hg यानी कि पारे के दाब पर एक गैस 600 ml आयतन घेरती है। किसी अन्य स्थान पर जहां ताप 10 डिग्री सेंटीग्रेड, आयतन 640 ml हो, गैस का दाब क्या होगा? तो गैस तो वही है, तो मोलों की संख्या n क्या है? कांस्टेंट है। और हम कह सकते हैं R तो वो भी कांस्टेंट होता है। तो क्या क्या चीजें दी है? पहला दे रखा ताप यानी कि T1 बराबर है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, उसके बाद है V1 और तीसरा आ गया P1। इनके मान लिखते हैं। V1 का मान कितना दिया? 600 ml। P1 का मान कितना दिया है? दाब हमें दिया है 760 mm। 760 mm Hg, ये एक बार के बराबर होता है, ये जो दाब होता है, या 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। अगला दे रहे हैं जब ताप 10 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए यानी कि T2 10 डिग्री सेंटीग्रेड, और दूसरा इन्होंने कहा आयतन 640 ml, आयतन यानी कि V2 640 ml हो जाए, तो इस स्थिति में हमें दाब को कैलकुलेट करना है। तो कैसे करेंगे? काफी आसान है। सबसे पहले टेम्परेचर को आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए। तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड को मैं लिख सकता हूं 25 + 273, तो यह आ जाएगा 298 केल्विन। इसको भी चेंज करें तो यह आ जाएगा 10 + 273 यानी कि 283 केल्विन के बराबर आ जाएगा। अब आदर्श गैस समीकरण हम जानते हैं, क्योंकि जैसा हमने यहां पर निकाला है P1 V1 बटे T1 बराबर होता है P2 V2 बटे T2। तो हमें क्या ज्ञात करना है? हमें तो P2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो P2 बराबर क्या हो जाएगा? P2 बराबर ये है इधर P1 V1 बटे T1 तो है ही, यहाँ T2 की यहाँ गुणा हो जाएगी तो क्या आ जाएगा ऊपर? T2, और V2 कहाँ जाएगा? नीचे, तो मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा? V2। बस वैल्यूज आपने पुट करनी है। P1 का मान कितना है? 760, तो लिख लिया 760। V1 का मान कितना है? 600, तो लिख लिया 600। T2 का मान कितना है? T2 का मान है 283 बटे T1 का मान कितना है?
T1 का मान देखिए 298 और V2 का मान कितना है, यह है 640 मल्टीप्लाई 640। अब जब इनको कैलकुलेट करेंगे तो आपकी जो वैल्यू निकल के आएगी 676.6। और ये क्या निकाल रहे हैं हम, दाब निकाल रहे हैं, और दाब का मात्रा क्या था, मिलीमीटर Hg। तो यहां लिख लेंगे मिलीमीटर Hg, यानी कि पारे के 676.6 मिलीमीटर स्तंभ की ऊंचाई के द्वारा जितना दाब उत्पन्न होगा वही दाब क्या होगा, हमारे को मिलेगा। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इस एग्जाम्पल को समझ सकते हैं। यदि आपको आदर्श गैस समीकरण अच्छे से आती है तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, इस एग्जाम्पल को कर सकते हैं। और ध्यान दीजिएगा कि इस चैप्टर में लास्ट में आप देखेंगे जो भी न्यूमेरिकल्स हैं, मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स आपके इस वाले फार्मूले से हमारे सॉल्व हो जाएंगे, कैलकुलेट हो जाएंगे। तो काफी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ध्यान जरूर रखिएगा। तो प्यारे बच्चों, आज हमने समझा, गैलुसाक के नियम को समझा, अवोगाद्रो नियम समझा और आदर्श गैस समीकरण को समझा। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से ये चीजें समझ में आई होगी। यदि कहीं पर आपके कहीं पर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।